हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रविंद्र केलेकर द्वारा रचित पतझड़ में टूटी पत्तियां पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। यहाँ हम पाठ्य पुस्तक में दिए सभी प्रश्नों को करेंगे। इसके अलावा परीक्षा उपयोगी अन्य संभावित प्रश्नों का भी यहाँ संकलन किया गया है। तो आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी प्रश्नोत्तर ऑफ पतझड़ में टूटी पत्तियां। पहला प्रश्न है, शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग क्यों होता है? शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग होता है क्योंकि गिन्नी के सोने में थोड़ा सा तांबा मिलाया जाता है, इसलिए वह ज्यादा चमकता है और शुद्ध सोने से मजबूत भी होता है। शुद्ध सोने में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती। अगला प्रश्न है, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किसे कहते हैं? जो लोग आदर्शवादी बनते हैं और व्यवहार के समय उन्हीं आदर्शों को तोड़ मरोड़ कर अवसर का लाभ उठाते हैं, उन्हें प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट या व्यवहारिक आदर्शवादी कहते हैं। अगला प्रश्न, पाठ के संदर्भ में शुद्ध आदर्श क्या है? तो जिसमें लाभ हानि सोचने की गुंजाइश नहीं होती, उसे शुद्ध आदर्श कहते हैं। अगला प्रश्न, लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात क्यों कही है? तो जापानी लोग उन्नति की होड़ में सबसे आगे हैं। वे महीने का काम एक दिन में करने का सोचते हैं, इसलिए लेखक ने जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन लगने की बात कही है। अगला प्रश्न, जापानी में चाय पीने की विधि को क्या कहते हैं? तो जापानी में चाय पीने की विधि को चा नो यू कहते हैं। अगला प्रश्न, जापान में जहां चाय पिलाई जाती है उस स्थान की क्या विशेषता है? जापान में जहां चाय पिलाई जाती है वहां की सजावट पारंपरिक होती है। वहां अत्यंत शांति और गरिमा के साथ चाय पिलाई जाती है। शांति उस स्थान की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, शुद्ध आदर्श की तुलना सोने से और व्यवहारिकता की तुलना तांबे से क्यों की गई है? तो शुद्ध सोने में चमक होती है और आदर्श भी शुद्ध सोने की तरह चमकदार और महत्वपूर्ण मूल्यों से भरा होता है। तांबे से सोना मजबूत तो होता है, परंतु उसकी शुद्धता समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार व्यवहारिकता के कारण आदर्श समाप्त हो जाते हैं, परंतु यदि सही ढंग से व्यवहारिकता और आदर्शों को मिलाया जाए तो जीवन में बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। अगला प्रश्न, चाची ने कौन सी क्रियाएं गरिमापूर्ण ढंग से पूरी की? तो चाजीन द्वारा अतिथियों का उठकर स्वागत करना, आराम से अंगीठी सुलगाना, चायदानी रखना, चाय के बर्तन लाना और तौलिए से पहुंचकर चाय डालना आदि सभी क्रियाएं गरिमापूर्ण, अच्छे व सहज ढंग से की गई थी। अगला प्रश्न, टी सेरेमनी में कितने आदमियों को प्रवेश दिया जाता था और क्यों? तो इसमें केवल 3 आदमियों को प्रवेश दिया जाता था, क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी से दूर भूत भविष्य की चिंता छोड़कर शांतिमय वातावरण में कुछ समय बिताना इस जगह का उद्देश्य होता था, इसलिए कम से कम लोगों को वहां प्रवेश दिया जाता था। अगला प्रश्न, चाय पीने के बाद लेखक ने स्वयं में क्या परिवर्तन महसूस किया? चाय पीने के बाद लेखक ने महसूस किया कि उसका दिमाग सुन्न होता जा रहा है। उसकी सोचने की शक्ति धीरे धीरे मंद हो रही है। इससे सन्नाटे की आवाज भी सुनाई देने लगी। उसे लगा कि भूत भविष्य दोनों का चिंतन न करके वर्तमान में जी रहा हो। उसे बहुत सुख मिलने लगा, सुकून मिलने लगा। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है इसमें, गांधी जी में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी, उदाहरण सहित इस बात की पुष्टि कीजिए। तो गांधी जी व्यवहारिकता को पहचानते थे। वे कभी भी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे, बल्कि व्यवहारिकता को आदर्शों पर चलाते थे। वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन और दांडी मार्च जैसे आंदोलनों का नेतृत्व किया और सत्य और अहिंसा जैसे शाश्वत मूल्य समाज को दिए। इसी अद्भुत क्षमता के कारण ही गांधी जी देश को आजाद करवाने में सफल हुए थे। अगला प्रश्न, आपके विचार से कौन से ऐसे मूल्य है जो शाश्वत है? वर्तमान समय में इन मूल्यों की प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए। ईमानदारी, सत्य, अहिंसा, परोपकार, परहित, सहिष्णुता आदि ऐसे शाश्वत मूल्य हैं जिनकी प्रासंगिकता आज भी है। तो शाश्वत से तात्पर्य होता है निरंतर या लगातार। तो ये मूल्य, शाश्वत मूल्य कई सदियों से चलते हुए आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे और इनकी आज भी उतनी ही जरूरत है जितनी पहले थी। आज के समाज को सत्य, अहिंसा की अत्यंत आवश्यकता है। इन्हीं मूल्यों पर संसार नैतिक आचरण करता है। यदि हम आज भी परोपकार, जीव दया, ईमानदारी के मार्ग पर चले तो समाज को विघटन से बचाया जा सकता है और देश ऐसे शाश्वत मूल्यों को अपनाकर प्रगति या उन्नति कर सकता है। अगला प्रश्न, अपने जीवन की किसी ऐसी घटना का उल्लेख कीजिए जब शुद्ध आदर्श से आपको हानि लाभ हुआ हो। और दूसरा है, शुद्ध आदर्श में व्यवहारिकता का पुट देने से लाभ हुआ हो। तो यहाँ हम पहली घटना के बारे में उल्लेख करते हैं। इसे आप अपने मन से चाहे तो कोई भी घटना लिख सकते हैं, परंतु थोड़ी सी आपकी सुविधा के लिए हमने दिया है आपको। मेरे जीवन में एक बार ऐसी घटना हुई थी जिसने मुझे बहुत दुखी किया था। मैंने मास्टर जी से ऐसे लड़के की शिकायत कर दी थी जो स्कूल में चोरियां किया करता था। मास्टर जी तो प्रसन्न हुए, परंतु लड़के ने छुट्टी के बाद अपने साथियों के साथ मिलकर मेरी हड्डियां तोड़ दी। मुझे प्लास्टर तो बंधा ही, घर वालों के जो पैसे खर्च हुए वह अलग, साथ ही 1 महीने छुट्टी लेकर घर पर रहना पड़ा। मुझे शुद्ध आदर्श अपनाने की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। शुद्ध आदर्श में व्यवहारिकता का पुट देने से क्या लाभ हुआ है? तो व्यवहार में व्यवहारिकता लाना जरूरी है। 1 महीने बाद जब स्कूल पहुंचा तो पिछला काम पाने के लिए, स्कूल के सबसे अच्छे छात्र को खुश करने के लिए उसकी तारीफ की, उसको सराहा और कक्षा कार्य मांगा तो उसने तुरंत मदद कर दी। तो उसने अपने आदर्शों में व्यवहारिकता को अपनाकर अपने कक्षा कार्य की कॉपी उससे मांग ली। अगला प्रश्न है, शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट या तांबे में सोना गांधी जी के आदर्श और व्यवहार के संदर्भ में यह बात किस तरह झलकती है, स्पष्ट कीजिए। गांधी जी ने जीवन भर सत्य और अहिंसा का पालन किया। वे आदर्शों को ऊंचाई तक ले जाते हैं, अर्थात वे सोने में तांबा मिलाकर सोने की कीमत कम नहीं करते थे, बल्कि तांबे में सोना मिलाकर तांबे की कीमत बढ़ा देते थे। गांधी जी व्यवहारिकता की कीमत जानते थे, इसलिए वे अपना विलक्षण आदर्श चला सके, लेकिन अपने आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उन्होंने उतरने नहीं दिया था। अगला प्रश्न, गिरगिट कहानी में आपने समाज में व्याप्त अवसरानुसार अपने व्यवहार को पल पल में बदल डालने की एक वानगी देखी। इस पाठ के अंश गिन्नी का सोना के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए कि आदर्शवादिता और व्यवहारिकता, इनमें से जीवन में किसका महत्व है। गिरगिट कहानी में स्वार्थी इंस्पेक्टर अफसर के अनुसार अपना व्यवहार बदल लेता है। तो हमने पढ़ा था गिरगिट कहानी में इंस्पेक्टर ओचू मेलाओ
कभी यूक्रेन के पक्ष में अपना बयान देता था तो कभी कुत्ते के पक्ष में। तो वह अवसर के अनुसार अपना व्यवहार बदल रहा था। गिन्नी का सोना कहानी में इस बात पर बल दिया गया है कि आदर्श शुद्ध सोने के समान है। इसमें व्यवहारिकता का तांबा मिलाकर उपयोगी बनाया जा सकता है। केवल व्यवहारवादी लोग गुणवान लोगों को भी पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। यदि समाज का हर व्यक्ति आदर्शों को छोड़कर आगे बढ़े तो समाज विनाश की ओर जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखक के मित्र ने मानसिक रोग के क्या क्या कारण बताए? आप इन कारणों से कहां तक सहमत हैं? लेखक के मित्र ने मानसिक रोग का कारण बताया कि जापानियों ने अमेरिका की आर्थिक गति से प्रतिस्पर्धा करने के कारण अपनी दैनिक दिनचर्या की गति बढ़ा दी। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है। वे 1 महीने का काम 1 दिन में करने का प्रयास करते हैं। इस कारण वे शारीरिक व मानसिक रूप से बीमार रहने लगे हैं। लेखक के ये विचार सत्य है क्योंकि शरीर और मन मशीन की तरह कार्य नहीं कर सकते और यदि उन्हें ऐसा करने के लिए विवश किया गया तो उनकी मानसिक संतुलन बिगड़ जाना निश्चित है। अगला प्रश्न। लेखक के अनुसार सत्य केवल वर्तमान है, उसी में जीना चाहिए। लेखक ने ऐसा क्यों कहा होगा, स्पष्ट कीजिए। तो वर्तमान में जीना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऐसा करने से स्वास्थ्य ठीक रहता है और जीवन में उन्नति होती है। यदि हम भूतकाल के लिए पछताते रहेंगे या भविष्य की योजनाएं ही बनाते रहेंगे तो दोनों बेमानी या निरर्थक हो जाएंगे। हम भूतकाल से शिक्षा लेकर तथा भविष्य की योजनाओं को वर्तमान में ही परिश्रम करके कार्यान्वित कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में भी वर्तमान में ही जीने का संदेश दिया है ताकि मनुष्य तनाव रहित मुक्त रहकर स्वस्थ तथा खुशहाल जीवन बिता सके। तो स्टूडेंट्स, आप भी वर्तमान में जिए, कल के बारे में न सोचे, ना भविष्य काल ना भूतकाल। पहले क्या पढ़ा या आगे क्या पढ़ेंगे ये मत सोचे। आज आप पढ़िए और अपना वर्तमान सही करके भविष्य भी सही कर लीजिए। अगला प्रश्न। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। में पहला है, समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वह आदर्शवादी लोगों का ही दिया हुआ है। तो इसका आशय है कि समाज के पास अगर शाश्वत मूल्यों जैसा कुछ है तो वास्तव में यह धरोहर आदर्शवादी लोगों की ही दी हुई है। जैसे गांधी जी का अहिंसा और सत्याग्रह का संदेश, राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता तथा भगत सिंह की शहादत आदि अनेक हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हम इनके दिखाए रास्ते पर चलते हैं और इनके गुणों को आचरण में लाते हैं। नेक्स्ट है, जब व्यवहारिकता का बखान होने लगता है तब प्रैक्टिकल आइडियलिस्टों के जीवन से आदर्श धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं और उनकी व्यवहारिक सूझबूझ ही आगे आने लगती है। तो जब आदर्श और व्यवहार में से लोग व्यवहारिकता को प्रमुखता देने लगते हैं और आदर्शों को भूल जाते हैं तब आदर्शों पर व्यवहारिकता हावी होने लगती है। प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें आदर्श एवं व्यवहार का संतुलन होता है। लेकिन यदि आज के समाज को ध्यान में रखे तो इस शब्द में व्यवहारिकता को इतना महत्व दे दिया जाता है कि उसकी आदर्शवादी विचारधारा अदृश्य होकर केवल व्यवहारिकता के रूप में ही दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट है, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है। यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। तो जीवन की भाग दौड़, व्यस्तता तथा आगे निकलने की होड़ ने लोगों का चैन छीन लिया है। हर व्यक्ति अपने जीवन में अधिक पाने की होड़ में भाग रहा है। इससे तनाव और निराशा बढ़ रही है। नेक्स्ट है, अभिक्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो
जय जयवंती के सुर गूंज रहे हो। तो चाय परोसने वाले ने बहुत ही सलीके से काम किया। झुककर प्रणाम करना, बर्तन पहुंचना, चाय डालना, सभी धीरज और सुंदरता से किए, मानो कोई कलाकार बड़े ही सुर में गीत गा रहा हो। अगला प्रश्न। अब आते हैं अपने भाषा अध्ययन संबंधित प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ शब्द दे रखे हैं, हमें इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला शब्द है व्यवहारिकता। इसका अर्थ होता है प्रायोगिकता। तो दादाजी की व्यवहारिकता सीखने योग्य है। अगला आदर्श। इसका अर्थ होगा श्रेष्ठतम अवस्था। गांधी जी अपने आदर्श बनाए रखते थे। नेक्स्ट है सूझबूझ, सोचने समझने की शक्ति। सूझबूझ से काम करने पर मुश्किल आसान हो जाती है। अगला है विलक्षण। विलक्षण का अर्थ होता है असाधारण और इसका वाक्य में प्रयोग होगा, सुभाष चंद्र बोस विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। अंतिम शब्द आता है शाश्वत। इसका अर्थ होता है सदा रहने वाला। तो प्रकृति परिवर्तनशील है, यह एक शाश्वत नियम है। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए द्वंद्व समास का विग्रह कीजिए। तो इस विग्रह को करने के लिए आपको समास का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और समास को अधिक अच्छे से समझने के लिए हमारे व्याकरण के वीडियो में आप समास को अच्छे से पढ़िए। समास की व्याख्या के साथ साथ हमने उसके टिप्स एंड ट्रिक्स पर भी अच्छा वीडियो बना रखा है, उससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। फिलहाल इसमें द्वंद्व समास में हम और जोड़कर इनका विग्रह करेंगे। तो इसमें पहला आता है माता पिता, माता और पिता। तो यहाँ और लगाकर द्वंद्व समास करेंगे हम। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। रात दिन, रात और दिन। अन्न जल, अन्न और जल। घर बाहर, घर और बाहर। देश विदेश, देश और विदेश। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो विशेषण शब्द है हमारे में पहला है सफल। इसकी भाववाचक संज्ञा होगी सफलता। विलक्षण, विलक्षणता। व्यवहारिक, व्यवहारिकता। सजग, सजगता। आदर्शवादी, आदर्शवादिता और शुद्ध, शुद्धता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ स्पष्ट करने के लिए उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसमें पहला है उत्तर। तो यहाँ आपको जो शब्द दे रखे हैं, एक ही शब्द के दो वाक्य बनाने हैं और उनका अर्थ अलग अलग होना चाहिए। उत्तर में हो गया, मैंने सभी प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं और तुम्हें उत्तर दिशा में जाना है। तो यहाँ पहले उत्तर का अर्थ होगा आंसर या जवाब, और उत्तर दिशा एक दिशा होती है। तो तुम्हें उत्तर दिशा में जाना है और प्रश्नों के उत्तर लिख दिए हैं। नेक्स्ट है कर। तो कर का अर्थ अलग अलग होगा। टैक्स, तो हमने सभी कर चुका दिए हैं। दूसरा है मंत्री जी ने अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित कर दिया है। यहाँ कर कमलों से तात्पर्य हो गया अपने हाथों से। तीसरा है अंक। तो अंक का अर्थ होगा राम के परीक्षा में अच्छे अंक आए। और दूसरा होगा बच्चा अपनी माँ की अंक में बैठा है। तो एक अंक से तात्पर्य हो गया गोद और एक अंक से हो गया मार्क्स। नेक्स्ट है नग। हीरा एक कीमती नग है और हिमालय एक बड़ा नग है। तो नग का पर्यायवाची होता है पहाड़। तो हिमालय एक बड़ा पहाड़ है और हीरा एक कीमती नग है। एक स्टोन जिसे कहते हैं हम, वो एक हीरा है। तो एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ बताकर उसका हमने इस तरह से वाक्यों में प्रयोग किया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नीचे दिए गए वाक्यों को संयुक्त वाक्य में बदलकर लिखिए।
तो यहाँ वाक्य दे रखा है दो अलग अलग, उसे हमें एक ही संयुक्त वाक्य बनाना है। अंगीठी सुलगाई, उस पर चायदानी रखी। इसको हम एक ही वाक्य में इस तरह से लिखेंगे, अंगीठी सुलगाई और उस पर चायदानी रखी। नेक्स्ट है, चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी। तो चाय तैयार हुई और उसने वह प्यालों में भरी। अगला है, बगल के कमरे से जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। तो इसको हम संयुक्त वाक्य में भी और लगाकर बदलेंगे। बगल के कमरे से जाकर कुछ बर्तन ले आया और तौलिए से बर्तन साफ किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यों से मिश्र वाक्य बनाइए। चाय पीने की यह एक विधि है, जापानी में चा नो यू कहते हैं। तो इसका मिश्र वाक्य होगा, चाय पीने की यह एक विधि है जिसे जापानी में चा नो यू कहते हैं। नेक्स्ट है, बाहर बेढबसा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। तो उस बर्तन में पानी भरा था जो बाहर बेढबसा मिट्टी का बना था। नेक्स्ट है, चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। तो इसको आप मिश्रित वाक्य में या मिश्र वाक्य में इस तरह लिखेंगे, जब चाय तैयार हुई तब वह प्यालों में भरकर हमारे सामने रखी गई। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण पर हमने वीडियो बना रखा है, तो सरल से मिश्र, मिश्र से संयुक्त सभी तरह के वाक्य बनाने के लिए आप हमारे वह वीडियो जरूर देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। अब पढ़ते हैं हम आगे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की तरफ। पहला प्रश्न है, शुद्ध सोने का उपयोग कम किया जाता है, क्यों? तो शुद्ध सोना मिलावट रहित होता है, इसमें किसी अन्य धातु की मिलावट नहीं होती। यह नरम, लचीला तथा कम कठोर होता है। इसमें चमक भी कम होती है। इसकी शुद्धता 24 कैरेट होती है तथा इससे आभूषण नहीं बनाए जाते। अगला प्रश्न है, प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किन्हें कहा गया है? तो प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट वे हैं जो अपने आदर्शों में व्यवहारिकता रूपी तांबे का मेल करते हैं और चलाकर दिखाते हैं। वे आदर्श और व्यवहारिकता का समन्वय करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, स्पष्ट कीजिए। तो गांधी जी भली भांति जानते थे कि शुद्ध आदर्शों को आचरण में नहीं लगाया जा सकता, फिर भी उनकी दृष्टि आदर्श से हटी नहीं। उन्होंने अपने आदर्शों से समझौता किए बिना व्यवहारिक आदर्शवाद को अपनाया तथा मर्यादित एवं श्रेष्ठ व्यवहार करते हुए जीवन बिताया। अगला प्रश्न, व्यवहारवादी लोगों की क्या विशेषताएं हैं? व्यवहारवादी लोग अपनी उन्नति और अपने लाभ हानि को अधिक महत्व देते हैं। वे आदर्शों और मानवीय मूल्यों को महत्व नहीं देते। यही नहीं, वे समाज के अन्य लोगों की उन्नति या कल्याण की चिंता नहीं करते हैं। उनका व्यवहार लाभ हानि की गणना से प्रभावित रहता है। अगला प्रश्न, समाज के उत्थान में आदर्शवादियों का योगदान स्पष्ट कीजिए। हर समाज में कुछ शाश्वत मूल्य होते हैं। इनमें सत्य, त्याग, प्रेम, सहभागिता, परोपकार आदि प्रमुख है। आदर्शवादी लोग ही अपने व्यवहार द्वारा इन मूल्यों को बनाए रखते हैं और आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर जाते हैं, जिससे समाज में ये मूल्य बने रहते हैं। अगला प्रश्न, लेखक के मित्र के अनुसार जापानी किस रोग से पीड़ित है और क्यों? तो लेखक के मित्र के अनुसार जापानी मानसिक रुग्णता से पीड़ित है। इसका कारण उनकी असीमित आकांक्षाएं, उनको पूरा करने के लिए किया गया भागम भाग भरा प्रयास, महीने का काम एक दिन में करने की चेष्टा, अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र से प्रतिस्पर्धा आदि है। अगला प्रश्न, टी सेरेमनी की चाय का लेखक पर क्या असर हुआ? तो टी सेरेमनी में चाय पीते समय लेखक पहले 10-15 मिनट उलझन में पड़ा, फिर उसके दिमाग की रफ्तार धीमी होने लगी
जो कुछ देर में बंद सी हो गई। अब उसे सन्नाटा भी सुनाई दे रहा था। उसे लगने लगा कि वह अनंत काल में जी रहा है। अगला प्रश्न, जीना इसी का नाम है, लेखक ने ऐसा किस स्थिति को कहा है? जीना इसी का नाम है, लेखक ने ऐसा उस स्थिति को कहा है जब वह भूतकाल और भविष्य दोनों को मिथ्या मानकर उन्हें भूल बैठा। उसके सामने जो वर्तमान था उसी को उसने सच मान लिया था। टी सेरेमनी में चाय पीते पीते उसके दिमाग से दोनों काल उड़ गए थे। वह अनंत काल जितने विस्तृत वर्तमान में जी रहा था। अगला प्रश्न आता है, भारत में भी लोगों की जिंदगी की गतिशीलता में खूब वृद्धि हुई है। इसके कारण और परिणाम का उल्लेख झेन की देन पाठ के आधार पर कीजिए। तो अत्यधिक सुख सुविधाएं पाने की लालसा, भौतिकवादी सोच और विकसित बनने की चाहत ने भारतीयों की जिंदगी की गतिशीलता में वृद्धि की है। भारत विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव हो या महानगर, प्रगति के लिए भागते दिख रहे हैं। विकसित देशों की भांति जीवन शैली अपनाने के लिए लोगों की जिंदगी में भागम भाग मची है। लोगों के पास अपनों के लिए भी समय नहीं बचा। यहाँ के लोगों की स्थिति भी जापानियों जैसी हो रही है, जो चलने की जगह दौड़ रहे हैं, बोलने की जगह बक रहे हैं और इससे भी 2 कदम आगे बढ़कर मनोरोगी होने लगे हैं। अंतिम प्रश्न, झेन की देन पाठ से आपको क्या संदेश मिलता है? झेन की देन पाठ हमें अत्यधिक व्यस्त जीवन शैली और उसके दुष्परिणामों से अवगत कराता है। पाठ में जापानियों की व्यस्त दिनचर्या से उत्पन्न मनोरोग की चर्चा करते हुए वहां की टी सेरेमनी के माध्यम से मानसिक तनाव से मुक्त होने का संकेत करते हुए यह संदेश दिया है कि अधिक तनाव मनुष्य को पागल बना देता है। इससे बचने का उपाय है मन को शांत रखना, बीते दिनों और भविष्य की कल्पनाओं को भूलकर वर्तमान की वास्तविकता में जीना और वर्तमान का भरपूर आनंद लेना। इसके मन से चिंता, तनाव और अधिक काम की बोझिलता हटाना आवश्यक है ताकि शांति एवं चैन से जीवन कटे। स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों का आप अच्छे से अभ्यास कीजिए। प्रश्नोत्तर के इस वीडियो के बाद अगले वीडियो में हम इसके MCQ करेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करके अपने विचार जरूर बताएं। हमारा चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।